था। कुछ परसेंट की सिंधमारी अगर प्रशांत किशोर कर भी लिए हो तो उससे कुछ बनने बिगड़ने वाला मतलब नहीं है। ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, स्वर्ण समाज नाराज चल रहे हैं, थोड़ा सा यूजीसी को देख लीजिए, भरत तिवारी का मामला देख, कोर वोटर में पीके सिंधमारी कर दिए हैं। तो यही लड़ाई बहुत कांटे की है, लेकिन इस लड़ाई से राजद बहुत पीछे चल रही है। मतलब कि मेन लड़ाई है जनसुराज और बीजेपी। कितना भी लाख दावा कर ले राजद पीछे चल रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आदर्श। देखिए, कहने को बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव था, लेकिन ये हॉट सीट बना हुआ था। देखिए, सबकी नजर इस उपचुनाव पर थी। वोटिंग खत्म हो गई, इलेक्शन खत्म हो गया, अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि कौन जीत रहा है बांकीपुर से, प्रशांत किशोर या बीजेपी। क्या बीजेपी अपना गढ़ बचा रही है? देखिए, बहुत सारी कंपनियां अपना सर्वे लेकर आई है, अपना ओपिनियन दे रही है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी कुमार मनीष, जो शुरू से इस चुनाव को कवर कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपना भी सर्वे लेकर आए हैं। इनका क्या मानना है, सब कुछ जानते हैं। स्वागत है मनीष जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। मनीष जी, क्या चल रहा है, क्या माहौल है? बहुत सारी कंपनियां अपना ओपिनियन लेकर आई है, सर्वे लेकर आई है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 3 एजेंसियों का जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें जनसुराज का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 43% कोई दिखा रहा है, कोई 40% दिखा रहा है, कोई 37% दिखा रहा है। तो तीनों जो एजेंसियों का जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें तो पीके का पलड़ा भारी है, लेकिन सवाल है ये एग्जिट पोल है, फाइनल रिजल्ट तो 3 अगस्त को आना है, तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर डोर टू डोर कैंपेन किया, पब्लिक का राय जाना, पब्लिक का मत जाना कि आखिर इस बार पब्लिक क्या चाहती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलेंगे, थोड़ा सा 2010 से इतिहास बताएंगे, पीछे चलेंगे। थोड़ा सा पीछे चलेंगे। 95 में जब बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहला जीत नवीन कुमार सिन्हा जो जब जीते थे, नितिन नवीन के पिताजी जो थे, तो उस समय जनता दल था और जनता दल के जो हेड थे, मुखिया थे, लालू प्रसाद यादव जी थे। उस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो वहां से जनता दल छोड़कर उन्होंने एक अपना पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा राष्ट्रीय जनता दल। और जब 1995 में नवीन जी जब जीते थे तो उस समय जनता दल के जो प्रत्याशी थे रामानंद यादव, उनको हराया था। उस समय लालू जी का काफी लहर था। अच्छा, हाँ, उनकी सरकार थी बिल्कुल। 26 में वही तस्वीर निकल कर फिर से एक बार सामने आ रहा है। मतलब कि 1995 में जो माहौल बना था वैसा ही माहौल 2026 में 2026 उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। जो लहर है, क्या ये देखिए क्या माहौल था। मतलब हम लोग सटीक एक एग्जिट पोल समझाएंगे और इसमें आगे भी बताएंगे कि कैसे 95 वाला तस्वीर 26 में दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, वो पूरा समझाएंगे, पूरा गुणागणित हम लोग बताएंगे। देखिए, जब 95 में उस समय जब चुनाव हुआ था तो आपको बता दें कि देखिए 2008 में परसिमन हुआ था। परसिमन के बाद इसका नाम बांकीपुर पड़ा, हाँ, बांकीपुर विधानसभा के लोग नाम से जाना, लेकिन उससे पहले पटना वेस्ट के नाम से लोग जानते थे। अच्छा, पटना पश्चिम, हाँ, पटना पश्चिम के नाम से जानते थे। जब 2008 में परसिमन हुआ तो इसका नाम बांकीपुर विधानसभा पड़ा। तो 2010 में जब नितिन नवीन के पिताजी का देहांत हुआ तो 2010 में नितिन नवीन का जो रिकॉर्ड रहा उसको थोड़ा सा हम लोग रखेंगे, ताकि सटीक अगर जाना है तो पूरे समीकरण को समझना पड़ेगा, जातीय समीकरण को भी समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। 2010 में नितिन नवीन किसको हराए थे, उस समय सरकार किसकी थी, 2015 में क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ था और 2025 में क्या हुआ था। तो 2010 में देखिए, 2010 में आपको बता दें कि 60,840 वोटों से विनोद श्रीवास्तव जो राजद के उम्मीदवार थे हार गए, उनको नितिन नवीन ने हराया था। 60,000 वोट मायने रखता है, बिल्कुल, बहुत मायने समझिए। 60,840 वोट से विनोद श्रीवास्तव कायस्थ समाज से आते थे, नितिन नवीन भी कायस्थ समाज से आते थे। लोग कहता है कि कायस्थ समाज से राजद जब अपना उम्मीदवार को उतारा था तो उस समय लगता था कि 50-50 का चांस है,
लेकिन तो जीत सबसे ज्यादा है बाकीपुर में। दबदबा कायस्थ समाज का है, उसके बाद वैश्य समाज का है। हालांकि जो जातीय समीकरण जो होते हैं, जातीय जनगणना जो उसका सरकारी रिपोर्ट तो अभी नहीं हुआ है। स्थानीय राजनीतिक आंकलन के हिसाब से हम जातीय समीकरण भी बताएंगे कि स्थानीय राजनीतिक के हिसाब समीकरण से क्या है, हाँ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले 2010 की बात हो गई। 60,840 वोटों से राजद के जो प्रत्याशी थे विनोद श्रीवास्तव को मात नीति नवीन ने दिया था। प्रचंड जीत हुई थी, उपचुनाव हुआ था जी। उसके बाद 2015 की बात कर ले। 2015 में आपको याद होगा आदर्श भाई कि उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ लड़े थे। अच्छा, हाँ हाँ, राजद कांग्रेस और जेडीयू एनडीए का दामन छोड़ के महागठबंधन के साथ गए थे। और आपको ये याद होगा कि जब तक नीतीश कुमार बिहार के राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाते थे तो पलड़ा जिधर जाते थे उधर भारी हो जाता था। तो उस समय भी एक अलग माहौल था। लेकिन उस समय भी बांकीपुर विधानसभा में नीति नवीन जी की जीत हुई थी। उसी समय यह प्रमाणित हो गया कि बीजेपी का गढ़ हो गया। वर्षों से बीजेपी का गढ़ ये इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि देखिए 95 में कुमार के जाने के बाद भी ये सीट मतलब नीतीश कुमार निकाल नहीं पाए, नहीं निकाल गठबंधन निकाल लाख प्रयास हुआ लेकिन निकाल नहीं पाए। हाँ, स्थिति उस समय भी डगमगाई। क्या मार्जिन थी उस समय भी? स्थिति डगमगाई थी। अच्छा, मतलब कम, बहुत कम था। हाँ, मार्जिन बहुत कम था। ऐसा लग रहा था कि नहीं चुनाव नीति नवीन हार जाएंगे, आरजेडी जीत जाएगा। हाँ, माने मतलब वो संशय का विषय बना हुआ था, कोई क्लियर नहीं कर पा रहा था माहौल बना जो अभी का माहौल है। बिल्कुल अभी लोग क्या कह रहा है कि ठीक है बीजेपी अगर जीत भी जाती है तो मार्जिन कम, बहुत कम रहेगा। जी जी। और 2025 में जो चुनाव हुआ था 51,000 से जो जीते थे नीति नवीन, रेखा गुप्ता को हराए थे, तो वो मार्जिन अब नहीं रहेगा क्योंकि देखिए इस बार वोट परसेंट भी कम हुआ है। अच्छा, क्षेत्रीय समीकरण क्या कहता है? देखिए पहले इस चीज को थोड़ा सा 25 तक हम लोग समझ लेते हैं, फिर क्षेत्रीय समीकरण को हम लोग जाएंगे। तो 2015 में सोचिए 39,767 वोटों से नीति नवीन ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराए थे। अच्छा, इस बार आरजेडी नहीं कांग्रेस का प्रत्याशी उस समय कुमार आशीष थे, वो भी कायस्थ समाज से आते थे। तो जब नीति नवीन चुनाव लड़े हैं तब जो विपक्षी दल है वो कायस्थ समाज से ही अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन 2025 में वैश्य समाज से राजद ने अपना उम्मीदवार उतारा, पहली बार अपना जाति चेंज किया। हाँ, तो 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए थे उस समय भी संशय हो रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार गए हैं तो बांकीपुर भी नीति नवीन हार जाएंगे। जैसे कायस्थ समाज शुरू से बीजेपी के ही साथ रहा, कोर वोटर माना जाता है, कोर वोटर माना जाता है। अब 2020 की समीकरण समझ लिया जाए। 2020 में तो नीतीश जी साथ में थे, एनडीए के साथ थे, तो पलड़ा ऐसे ही भारी था। लेकिन हार जीत का देखिए मार्जिन कितना, 2015 में जितना वोट से जीते थे 2020 में भी उतना ही वोट से जीते। अच्छा, मतलब बराबर था, बराबर का था। 39,000 कुछ था, मैंने कुछ मानिए 39 राउंड 700 कुछ था, यहाँ 936 था। अब समझिए उस समय भी जब 2020 में जीते थे तो कांग्रेस के ही उम्मीदवार थे। 25 में, हाँ नहीं 20 में 25 में राजद आई, 10 में राजद थी, फिर 15 में कांग्रेस, 20 में कांग्रेस, फिर 25 में राजद आई। तो अब समझिए उस समय लौ सिन्हा थे, लौ सिन्हा भी कायस्थ समाज से आते हैं। अच्छा, फिर मतलब कि कायस्थ समाज, कायस्थ समाज में उतारा। तो कायस्थ समाज माने अब देखिए कोर वोटर पर सिंधमारी करने का प्रयास राजद और कांग्रेस कर रही थी, लेकिन कायस्थ समाज को कैसे अलग किया जाए, कैसे तोड़ा जाए, अपने पाले में डाला जाए ताकि हमारा दबदबा मजबूत हो। लेकिन दाल गला नहीं, उसमें सफल नहीं हो पाया। बार बार प्रयास हो रहा था लेकिन दाल गल नहीं रहा था। फिर अब 2025 में जब बारी आई तो सीट काफी लेट तक बटा। सीट बंटवारे में काफी महागठबंधन में काफी नोकझोंक देखने को मिला, काफी लोग नाराज भी हुए। कहीं हार का वजह यही था, हार का वजह यही भी था। लेट अंतिम 2 दिन तक पता नहीं था कि कौन प्रत्याशी। अब अंतिम क्षण में जब टिकट का बंटवारा हुआ तो फिर राजद के पाले में ये सीट गया, तो राजद ने वैश्य समाज से रेखा गुप्ता को मैदान में उतारे। रेखा गुप्ता, हालांकि उस आम चुनाव की अगर बात कर ले तो आम चुनाव में बहुत ज्यादा मेहनत महागठबंधन नहीं की थी बांकीपुर में, फिर भी 46,000 प्लस वोट आए थे रेखा गुप्ता को। लेकिन नीति नवीन को 98, जो जब राजद लड़ी है तब तक जीत का मार्जिन ज्यादा रहा। 2010 में 60,000 प्लस और 2025 में 51,000, मैंने 50,000 प्लस। अब आ जाइए उपचुनाव। जब नितिन नवीन राज्यसभा सांसद बन गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो यहाँ पर जब सीट खाली हुई तो उपचुनाव हुआ। अब उपचुनाव में पहले भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक बंटी को मैदान में उतारा,
नॉमिनेशन अभिषेक बंटी किए, उसके बाद धूमधाम आनंद से हुआ। प्रांगण में, हाँ धूमधाम से पूरा एकदम पूरा डोल नगाड़ा के लास्ट साथ में एकदम सब किया लेके गया। निकला था लोग। उसके बाद अभिषेक बंटी पर डिसीजन फिर बदला गया और नए प्रत्याशी के रूप में नीरज कुमार सिन्हा को उतारा मैदान में उतारा गया। अब समझिए, जैसे ही ये फैसला बीजेपी ली, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता नाराज हुए। अच्छा, मैंने बीजेपी के लिए ड्रॉबैक साबित होगा, ड्रॉबैक है, हाँ ये ड्रॉबैक साबित बदलना। होगा। हाँ, देखिए क्या होता है ना, जब उम्मीदवार दमदार हो ना तो जनता भी खुश रहती है। उनका चर्चा था कि लोगों से मिलते जुलते थे, लोगों की परेशानियां सुनते थे। हाँ। अब हर्ष भाई, आदर्श भाई, समझने की ये जरूरत है कि अब आपको हम समझाने की हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कैंडिडेट में अगर दम होगा तो अपने बल पर वो चुनाव जीत सकता है। अब कैसे बताइए? भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता है, वर्षों से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में रही, लेकिन एक उम्मीदवार के वजह से भारतीय जनता पार्टी की आज संकट की घड़ी में डाल रही है। हालांकि ये फाइनल संकट में फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अगर नेता से भी बात करेंगे ना तो खुलकर नहीं कहेंगे हम जीत रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पर अगर जीतती है तो उसका मार्जिन बहुत कम होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि 34 पॉइंट कुछ ही % वोट हुए हैं पूरा ऑल ओवर मिलाकर। अब इसी से आप मिला लीजिए कि पहले क्या होता था कि विपक्ष आरोप लगाता था बीजेपी पे कि आप एग्जिट पोल वाले से मिलके साठ घाट करके अपने फेवर में एग्जिट पोल निकलवा रहे हैं। लेकिन अब तो बीजेपी ही प्रशांत किशोर पे आरोप लगा रही है, मतलब कहीं ना कहीं लाइट टफ है। और ये जो हम लोग एग्जिट पोल दे रहे हैं जनता के ओपिनियन के बाद दे रहे हैं, क्योंकि अब सब जातीय समीकरण पर भी कितना बार हुआ है हम लोग आगे समझाएंगे। तो अब प्रत्याशी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पढ़ा लिखा प्रत्याशी कौन था? प्रशांत किशोर। अभी जेनजी का माहौल अलग चल रहा था। नीट पेपर लीक मामले के बाद दिल्ली से लेकर बिहार, पटना, पूरे देश में पूरा एक अलग सा माहौल दिखा। जी बिल्कुल। तो आक्रोश एक युवा में था, जेनजी कार्यकर्ता में था। तो जेनजी कार्यकर्ता तो बांकीपुर विधानसभा के भी थे। बिल्कुल। अब जेनजी कार्यकर्ता से जब हम लोग ने बात किया, जब जिस दिन मतदान था, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, तो हमने बात करने का प्रयास किया कि जेनजी जो कार्यकर्ता है, सॉरी जो वोटर है, माफी चाहते हैं, जेनजी जो वोटर है वो किस मुद्दे के साथ मतदान केंद्र पर आए हैं, किस तरह के विधायक खोज रहे हैं, नाराज उनका तो सीधा पूरा नाराज थे। कह रहे कि देखिए भैया, हम लोग को शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, फर्स्ट काम, बिहार में रोजगार होना चाहिए, हमारे विधायक ऐसे होना चाहिए, एक फोन करूं तो उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि नहीं, शिक्षा के अभाव है तो उस पर वो फोकस करे, काम करे, हमारी बात सुने, हाँ हमारे बातों को सुने। तो अब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा प्रत्याशी कौन था? पीके थे, प्रशांत किशोर। और नीरज सिन्हा तो बोल ही नहीं रहे थे। अब देखिए, नीरज सिन्हा ढंग से बोल नहीं पा रहे थे, तो इसका भुगतान हो सकता है कि 3 तारीख को बीजेपी को भुगतना पड़ सके। मतलब गेम चेंज। लेकिन ये बात कब समझ में आएगी? जब हम लोग आगे जातीय समीकरण को लेकर चलेंगे तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर पलड़ा सच में किसका भारी है। अच्छा, कुमार मनीष जी की इस बार कायस्थ समाज किसके था साथ? देखिए, कायस्थ समाज बहुत ज्यादा प्रभाव पीके नहीं डाल पाए हैं कायस्थ समाज पे। कोयरी और कायस्थ समाज पर पीके का उतना प्रभाव नहीं रहा है। थोड़ा ये मतलब कायस्थ समाज में 1% 2% मान सकते हैं, बाकी अभी बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है। कायस्थ समाज और कोयरी समाज है उस पर ज्यादा प्रशांत, चाहे कुशवाहा समाज, उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाले, नहीं डाल पाए। तो वो कोर वोटर एनडीए के साथ है, मतलब बीजेपी के साथ है। बाकी जो वैश्य समाज की बात कर ले, माने और भी जो है अति पिछड़ा समाज की बात कर ले, जो एनडीए के साथ ही जाता है, बीजेपी के साथ ही जाता है। चिराग पासवान है तो उसके साथ एनडीए के जो सहयोगी दल है, तो कुल मिलाकर अति पिछड़ा समाज भी बीजेपी के साथ ही जाता है। तो उस पर प्रभाव डाले हैं प्रशांत किशोर। लेकिन जो भी बांकीपुर विधानसभा में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जेनजी वोटर्स हैं, वो बदलाव खोज रहे थे। अच्छा, मतलब कि उनका कहना था कि भैया बदलाव जरूरी है, ये मुख्यमंत्री के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है। अगर एक सीट हम लोग बदल ही देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो विधायक हम लोग जीत कर लाएंगे उस सड़क से सदन तक क्या करेगा, कम से कम हमें भी तो देखने को मिलेगा। लोगों को भी तो लग रहा है कि जो अभी विधायक नहीं है, ना ही किसी पद पे है, जो इतना बुलंद से आवाज उठा रहा है, अगर विधायक बन गया, कोई पद मिल गया तो सदन में तो आवाज उठाएगा ही। अब हम लोग थोड़ा सा जातीय समीकरण को देखते हैं बांकीपुर विधानसभा में। हालांकि जातीय जनगणना का अभी सरकारी रिपोर्ट तो नहीं सामने आया है, लेकिन स्थानीय राजनीतिक आंकलन के अनुसार हम लोग का जो डाटा है वो डाटा इस तरह से, कायस्थ समाज 20 से 25%, यानी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है।
उसके बाद ब्राह्मण समाज की अगर बात कर ले तो 8 से 10%। बाकी पूर्व विधानसभा के हम लोग बात कर रहे हैं। भूमिहार समाज की अगर बात कर ले तो 6 से 8%। राजपूत समाज की बात करें तो 5 से 7%। अब समझिए यादव समाज की अगर बात कर ले तो यादव समाज का 8 से 10%। यादव लोग तो प्रभावित हुआ है, प्रभावित हुआ PK हाँ। से, पीके से प्रभावित हुआ। वही आगे हम लोग बताएंगे। पहले जातीय समीकरण हम लोग स्थानीय राजनीतिक आंकलन के हिसाब से कुर्मी जो हाँ, अब कुर्मी की अगर बात कर ले तो 3 से 5% है। वहीं कुशवाहा और कोयरी की बात कर ले तो 4 से 6% है। बनिया वैश्य समाज की अगर बात कर ले तो 6 से 8। मुस्लिम की बात कर ले तो 8 से 10%। अब देखिए यहाँ फोकस करिए, हाँ आदर्श भाई ये फोकस करने की जरूरत है। अब देखिए दलित, पसवान, रविदास समाज आदि जो कुल मिलाकर है वो 7 से 9% है। और वहीं अगर आगे बात कर ले अति पिछड़ा, नाई, तेली, कहार, मलाह, कुम्हार, लोहार आदि 15 से 20%। अब समझिए मलाह मुकेश सहनी कहते हैं कि जिधर हम जाएंगे उधर तेजस्वी यादव तो पूछे ही नहीं मुकेश सहनी को। एक भी बार मुकेश सहनी प्रचार करने नहीं आए। नहीं है। अरे तेजस्वी जी भी आए तो लेट आए। 2 दिन रोड शो तो किए, भीड़ तो दिखा, लेकिन भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना ये बहुत ऐसे भी बड़ी उनके चुनौती कैंपेन है। में भीड़ हमेशा रहती है, लेकिन वोट में तब्दील नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ देखिए सबकी इज्जत ताक पे रखी हुई है। तेजस्वी के लिए भी इज्जत की बात है। अगर तेजस्वी यादव अगर आरजेडी 3 नंबर पे आती है तो ये शर्म की बात है। बिल्कुल तेजस्वी यादव को सीखने की जरूरत है। नया पार्टी आके दोनों अगर एक आ रही है। अब समझिए भारतीय जनता पार्टी अगर 2 पर आती है तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चोट अगर कोई पहुंचाएगा तो प्रशांत किशोर। अगर प्रशांत किशोर के लिए भी ताक पर है, लोग समझता है कि प्रशांत किशोर का कुछ नहीं है। भाई पहली बार अपना राजनीतिक डेब्यू बाई इलेक्शन में किए हैं, बिल्कुल, तो उनके लिए भी वो इज्जत ताक पे रखी हुई है। अभी कोई छोटा मोटा सीट नहीं चुनी है। हाँ, बाकी बीजेपी का गढ़ में तो एक बहुत बड़ी घमासान है। आपने पहले ही कहा कि सबसे हॉट सीट बना हुआ था। बिल्कुल, एक उपचुनाव नहीं, ये पूरा हॉट सीट पूरा देश दुनिया में, क्योंकि इस सीट के जो पहले विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो सबकी निगाहें 3 तारीख को टिकी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट है। अगर भारतीय जनता पार्टी गलती से भी हार जाती है तो फिर शर्म की बात है, प्रशांत का बोलबाला हो जाएगा। हालांकि आम चुनाव में भी प्रशांत किशोर दावा ताल ठोक रहे थे कि हम लोग इतना सीट लाने जा रहे हैं, हम सुपड़ा साफ कर देंगे, जेडीयू 25 सीट पर समेट जाएगी। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे अगर 25 से ज्यादा आ गया तो। थी कि वो खुद चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे। देखिए अब यही चीज समझना है। जातीय समीकरण तो आपको हमने बता दिया। अब समझिए काया समाज का दबदबा सबसे ज्यादा है, तो काया समाज किसके साथ है भैया? तो वो है बीजेपी के साथ। कुछ परसेंट की संदमारी अगर प्रशांत किशोर कर भी लिए हो तो उससे कुछ बनने बिगड़ने वाला मतलब नहीं कि है। पूरा काया समाज एकजुट है, एकजुट है। अब समझिए कोयरी समाज हम लोग के पास कितना है? तो कोयरी और कुशवाहा मिलाकर 4 से 6%। तो ये टोटल एकदम प्रॉपर बीजेपी के साथ है। वो राजद में भले चल गए होंगे लेकिन प्रशांत किशोर के साथ नहीं गए। 1% भी हम नहीं मानते हैं इस चीज में। लेकिन बाकी देखिए अब ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, स्वर्ण समाज नाराज चल रहे हैं। थोड़ा सा यूजीसी को देख लीजिए, भरत तिवारी का मामला देख लीजिए। भरत तिवारी देखिए आनंद फानन में मनोज तिवारी का किए, भरत तिवारी के परिवार से सीएम सम्राट चौधरी को मिला है ताकि इस उपचुनाव पर असर ना पड़े, थोड़ा शांत हो जाए, लोग में थोड़ा सा नाराजगी खत्म हो जाए। लेकिन ये नाराजगी खत्म नहीं हुआ। प्रशांत किशोर भी तो ब्राह्मण है। देखिए ब्राह्मण देखिए लोहा काटता है, ये चीज आप मानिए। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि प्रशांत किशोर लेकिन हमारे बिहार के राजनीति में देखते हैं कि जाति ज्यादा हावी रहता है। जाति हावी रहता है, लेकिन जाति कौन हावी रहता है ये भी समझिए। यादव ज्यादा हावी रहता है। अच्छा, स्वर्ण एकजुट होकर अगर चले, प्रशांत किशोर को ब्राह्मण होने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, बस लेकिन वोट उनको इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि ब्राह्मण समाज नाराज था। हाँ, ब्राह्मण समाज नाराज ना, पूरा समझिए तो स्वर्ण समाज नाराज था। भूमिहार भी खुल कर दिया है वोट, ब्राह्मण समाज भी खुल कर दिया है, राजपूत वोट में बंटवारा हुआ है। कहाँ गया? अब समझिए राजपूत वोट में बीजेपी और प्रशांत, राजद नहीं गया है। राजद नहीं, अच्छा बीजेपी और प्रशांत किशोर में। तो देखिए समीकरण यहीं से देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे पर्दा किसका भारी हो रहा है। जो 3 एजेंसी का सर्वे रिपोर्ट आया है, तो हम लोग क्या है 20 से 25% वाले तो बीजेपी के साथ है। कुशवाहा कोयरी जो 4 से 6 है वो है। अब देखिए अब 8 से 10 वाले जो नाराज है, तो ब्राह्मण कुछ % तो गए होंगे बीजेपी के साथ, तो कुछ % सबसे ज्यादा अधिक माना जा रहा है कि ब्राह्मण समाज
पीके के साथ पीके थे। के साथ है, राजपूत तो समाज अब बुमियार समाज पीके के साथ थे, है। राजपूत थोड़ा सा 50-50 में 50-50 मान लीजिए। 50-50 में है। यादव समाज की अब लग गया है। यादव समाज की देखिए, यादव समाज इस बार अपना रणनीति बदले हैं। अच्छा, मान लीजिए कि देखिए कायस्थ समाज बीजेपी के लिए कोर वोटर है, हाँ। वैसे ही यादव समाज आरजेडी का कोर वोटर है, लेकिन ये लोग बदले हैं क्या? देखिए हाँ, अब कोर वोटर में पीके सिंधमारी कर दिए हैं, कर दिए हैं। कोर वोटर कौन कौन माना जाता है राजद का? MY समीकरण, हाँ, मुस्लिम यादव मुस्लिम खुलकर सब्जी बाग में पीके को वोट दबा कर दिए हैं पूरा। और इससे पहले का चुनाव अगर आदर्श जी आप कभी कवरेज किए हाँ, होंगे तो मुस्लिम समाज लालू यादव को छोड़कर कहीं नहीं, जाने लालू वाला। यादव ही उनके लिए भगवान है, भगवान का दर्जा देता है लोग लालू यादव बीच को। में नीतीश जी सिंधमारी किए, जेडीयू सिंधमारी की, लेकिन लालू जी को आज भी वो लोग भगवान मानते हैं, तब तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक विरासत को बचा नहीं पाए। बचा नहीं पाए। इस बार मुस्लिम समाज तो खुलकर कैमरे पर बोल रहा था, भैया हमें बदलाव चाहिए, हमें प्रशांत चाहिए। तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर और रहे हैं। समझिए, मुस्लिम समाज खुलकर अगर प्रशांत कह रहा है बीजेपी के साथ, तो मुस्लिम समाज तब तो जाएगा लड़ाई नहीं। तब तो लड़ाई टफ है। तो यही लड़ाई बहुत कांटे की है, लेकिन इस लड़ाई से राजद बहुत पीछे चल रही है। मतलब कि मेन लड़ाई है जनसुराज और बीजेपी। हाँ, कितना भी लाख दावा कर ले राजद, राजद पीछे चल रही है। चल रही है। अगर लड़ाई देख भी रहे हैं आप, राजद देखिए इसलिए चल रही है कि जब कोर वोटर में सिंधमारी होगी तब तो जरूर बिखरेगा। देखिए, आपका बिल्कुल घर टूटेगा तो बिखरेगा ही। एकदम बिखरेगा। तो आप अपने घर को अगर नहीं बचाइएगा तो बिखरना बीजेपी है। की मजबूती से इसीलिए है क्योंकि उसका कोर वोटर उसके कोर साथ वोटर उसके साथ है एकदम। खैर एकदम आपकी ये बातों को स्वर्ण समझ समाज रहे भी हैं। कोर वोटर है, लेकिन ये लोग तो नाराज। तो हम लोग ने तमाम तरीके से, अलग अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया कि कैसे प्रशांत किशोर को लीड करते हुए एजेंसी बता रही है। हालांकि हम लोग प्रशांत किशोर को लीड करते हुए नहीं बता रहे हैं, हम लोग ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सिंधमारी देखिए, प्रशांत किशोर रणनीतिकार है। वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री भी बनाए हैं और हम प्रधानमंत्री भी बनाए हैं, हम डाटा बेस पे काम करते हैं। तो मान लीजिए बांकीपुर विधानसभा का भी डाटा प्रशांत के पास एकदम- होगा, एकदम। तो प्रशांत किशोर को कहां कहां चोट करना है। हाँ, एकदम प्रशांत किशोर को मालूम है कि कहाँ कौन सा नस कमजोर है कमजोर बीजेपी है। के लिए, हाँ। उस पे कहाँ चोट करना है, उनको पूरा आइडिया है। अब क्योंकि उनके समझिए- लिए नया बात है नहीं। देखिए, प्रत्याशी पर जो हम लोग बात कर रहे थे, सोचिए कि एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नीरज कुमार सिन्हा के लिए 40 स्टार प्रचारक उतार दिया। एकदम सही। राष्ट्रीय जनता दल ने भी लास्ट में तेजस्वी 2 दिन के लिए रोड शो की है। तो रोड शो- लेकिन प्रशांत किशोर अपने चेहरे और अपने बल पर किसी ये को नहीं पूरा, बुलाया, हाँ, किसी को नहीं। खबर तो एक थी भी पर- कि विजय हाँ, थालापति आने वाले हाँ, हैं, लेकिन उनको मना कर अनुमति दिया। शायद नहीं मिला, अनुमति अब नहीं पता दी नहीं गई। है, अब मतलब जो भी नहीं आया। इंटरनली जो भी हाँ, मामला जो हो, भी मामला। लेकिन अकेले प्रशांत किशोर अकेले। अपने दम पर जो भी वोट लाएंगे, ये उनका व्यक्तिगत वोट होगा, वो हाँ, अपने अपना मेहनत- चेहरा उनके होगा। मेहनत का वोट होगा। वो- देखिए, नीरज कुमार सिन्हा को कोई वोट देगा तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से देगा, रेखा गुप्ता को कोई वोट करेगा आरजेडी से तो देगा। राजद की वजह से देगा, लेकिन प्रशांत- प्रशांत को कोई वोट देगा तो जनसुराज देकर नहीं, प्रशांत किशोर प्रशांत देगा। को एकदम देकर सही। दिया है। अगर यही उम्मीदवार बीजेपी के अभिषेक बंटी रहते तो इतना लड़ाई टफ नहीं, ये हो टफ पाती। नहीं होता। एक तरफा बीजेपी की जीत हो जाती। इसमें बीजेपी को समझना पड़ेगा। समझना पड़ेगा। देखिए, एक लोकसभा की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। लोकसभा में बीजेपी ने 1-2 गलती की जिसके वजह से शाहबाद पूरा समाप्त हो गया। पवन सिंह निर्दलीय ताल ठोके, कुशवाहा नाराज हुआ, कुशवाहा समाज नाराज हुआ, शाहबाद समाप्त हो गया। ना ये जीते ना वो जीते। होता है ना, कभी कभी तैरने वाला डूबता है। एकदम सही बात है। अगर कोई कहता है कि ये हमारा गढ़ है, हम नहीं हार सकते हैं, देखिए हम लोग हार जीत का नहीं कर रहे हैं, हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता से बात किया, उस चीज को हम आपके बीच में रखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बंगाल चुनाव को ले लीजिए, ममता जी का किला था, कोई कहता नहीं था कि टूट पाएगा। भारतीय जनता पार्टी तोड़ी ना, एकदम टूटी, एकदम। तो भाई भारतीय जनता पार्टी अगर गलती की है तो उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। हाँ, समझने वाली बात यही है कि अगर कोई दावा कर रहा है कि नहीं ये मेरा गढ़ है तो बिल्कुल गलत बात है। बड़ा बड़ा गढ़ टूटा है, 60 साल का कांग्रेस का भी कई गढ़ टूटा किले है, टूटे हैं, बहुत किले टूटे हैं। तो एक सिर्फ इस पे कि हम नहीं कि गढ़ है इसलिए बीजेपी जीत रही है। देखिए, जो पूरा इंटरनल मामला है, जातीय से लेके जो भी समीकरण है, कुमार मनीष ने बहुत अच्छे से समझाया है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए दर्श न्यूज।